गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं संदीप वर्मा। मैं आप लोगों को क्लास 11th की केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा और क्लास 11th की केमिस्ट्री में मैं पहला यूनिट स्टार्ट करने जा रहा हूं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, यानी रसायन की कुछ मूलभूत अवधारणाएं। ठीक है, रसायन की कुछ मूलभूत अवधारणा, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात पे डिस्कस करना चाहता हूँ कि केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई। ठीक है, तो केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, आइए देखते हैं। केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति मिस्र देश के प्राचीन नाम कीमिया से हुई है, यानी केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कीमिया से हुई है। और कीमिया क्या है? कीमिया मिस्र देश का प्राचीन नाम है। अब मिस्र देश का प्राचीन नाम कीमिया क्यों पड़ा? कीमिया इसलिए पड़ा क्योंकि कीमिया का अर्थ, कीमिया का मीन्स होता है काला रंग, और मिस्र देश की मिट्टी का रंग काला होने के कारण ही मिस्र देश का प्राचीन नाम क्या था? कीमिया था। ठीक है, अब देखिए, उस समय माना यह जाता था, उस समय मिस्र देश में आर्ट जो था, कला जो था, बहुत ही उच्च शिखर पर था। इसलिए उन दिनों केमिस्ट्री को हम एक कला के रूप में प्रयोग करते थे। लेकिन फिर बाद में बहुत से प्रयोग हुए और बहुत से प्रयोग होने के आधार पर ये क्लियर हो गया कि केमिस्ट्री को कला के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता। यह एक क्या है? यह एक प्रायोगिक विज्ञान है। तब इसको जाकर के मान्यता मिली कि केमिस्ट्री एक कला के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता। ये क्या है? यह एक प्रायोगिक विज्ञान है। ठीक है, तो चले इसमें कुछ पॉइंट्स मैं बता रहा हूं। एक साइंटिस्ट जिनका नाम है रॉबर्ट बॉयल। रॉबर्ट बॉयल ने सबसे पहले केमिस्ट्री को एक शाखा के रूप में, केमिस्ट्री को एक शाखा के रूप में प्रस्तुत किया। कौन? रॉबर्ट बॉयल नाम के साइंटिस्ट। इसमें रॉबर्ट बॉयल नाम के साइंटिस्ट ने केमिस्ट्री को एक शाखा के रूप में प्रस्तुत किया। इसके बाद एक साइंटिस्ट और है जिसका नाम है लेवोसिए। और लेवोसिए को हम जानते हैं क्या? फादर ऑफ केमिस्ट्री। किस नाम से जानते हैं? फादर ऑफ केमिस्ट्री। लेवोसिए क्या? लेवोसिए फादर ऑफ केमिस्ट्री। इसके बाद एक आता पीसी राय। पीसी राय, ये जो साइंटिस्ट हैं, पीसी राय जिसका प्रफुल्ल चंद्र राय। प्रफुल्ल चंद्र राय। प्रफुल्ल चंद्र राय कौन है? प्रफुल्ल चंद्र राय फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री। फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री। ठीक है, और एक नाम और आते हैं, जिनका नाम है बर्जीलियस। बर्जीलियस कंसीडर्ड एज ग्रैंडफादर ऑफ केमिस्ट्री। ग्रैंडफादर ऑफ केमिस्ट्री। ये क्लियर हो गया। रॉबर्ट बॉयल उस समय इन्होंने केमिस्ट्री के एक ब्रांच के रूप में प्रस्तुत कर दिया। केमिस्ट्री भी विज्ञान की क्या है? शाखा है। और लेवोसिए को मानते हैं क्या? फादर ऑफ केमिस्ट्री है। पीसी राय फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री है। बर्जीलियस ग्रैंडफादर ऑफ केमिस्ट्री। ये साइंटिस्ट के नाम पता होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं? केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। रॉबर्ट बॉयल कौन रहे? उस समय रॉबर्ट बॉयल ने सबसे पहले केमिस्ट्री के ब्रांच के रूप में प्रस्तुत किया। लेवोसिए फादर ऑफ केमिस्ट्री हैं। पीसी राय, प्रफुल्ल चंद्र राय फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री। बर्जीलियस ग्रैंडफादर ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, तो एक बार मैं और बताऊं, ये जो केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति किससे हुई? कीमिया से हुआ। और कीमिया क्या है? एसेंट नेम ऑफ इजिप्ट कंट्री।
इजिप्ट कंट्री का ये एसेट नेम है। इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीन होता है ब्लैक कलर। और इजिप्ट कंट्री के सॉइल का रंग यानी मिट्टी का रंग कैसा था? ब्लैक कलर था। और ब्लैक कलर होने की वजह से इस इजिप्ट कंट्री का नाम क्या पड़ गया? कीमिया। और कीमिया क्या है? ब्लैक कलर। और केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति इसके प्राचीन नाम, इसके एसेंट नेम कीमिया से हुआ है। ठीक है। और मैंने ये भी बता दिया कि उस समय केमिस्ट्री को विज्ञान के रूप में नहीं प्रयोग किया जाता था, केमिस्ट्री को एक कला के रूप में प्रयोग किया जाता था। लेकिन फिर प्रयोग के आधार पर ये क्लियर हो गया कि केमिस्ट्री कला नहीं है, केमिस्ट्री क्या है? प्रायोगिक विज्ञान। तो विज्ञान के रूप में प्रमाणित करने वाले कौन है? रॉबर्ट बॉयल। तो बाद में बहुत सारे प्रयोग किया गया, तो लेवसियर को फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा गया, पीसी राय को फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री के रूप में जाना गया, और बर्जीलियस को ग्रैंड फादर ऑफ केमिस्ट्री के रूप में माना गया। ठीक है, इतना नोट करें, फिर मैं आगे चलता हूँ। चलिए चलिए अब जब ये क्लियर हो गया कि केमिस्ट्री की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, केमिस्ट्री के फादर कौन है, ग्रैंड फादर कौन है, फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री कौन है, ये सब क्लियर हो गया। जब ये क्लियर हो गया कि केमिस्ट्री एक साइंस है, तो हम बात करते हैं स्पेशल केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री क्या है? तो केमिस्ट्री को डिफाइन कर सकते हैं, द ब्रांच ऑफ साइंस, the branch of science in which deals with the study of structure, compositions and property of the substance called as chemistry। तो ये केमिस्ट्री की डिफिनेशन आई कि ब्रांच ऑफ साइंस in which deals with the study of structure, compositions and property of the substance called as chemistry। यानी केमिस्ट्री विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम पदार्थ का संरचना, संगठन व उसके प्रॉपर्टी का अध्ययन करते हैं। तो ऐसे विज्ञान की शाखा को हम केमिस्ट्री कहते हैं। तो ऐसे विज्ञान की शाखा को क्या कहा जाता है? केमिस्ट्री कहा जाता है। यानी हमारे पास जो सब्सटेंस हैं, कोई भी सब्सटेंस है, तो वह सब्सटेंस ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, भौतिक अवस्था के आधार पर वो सब्सटेंस सॉलिड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है। तो उस सब्सटेंस की स्ट्रक्चर क्या है, उस सब्सटेंस का कंपोजिशन क्या है, उस सब्सटेंस की प्रॉपर्टी क्या है। प्रॉपर्टी दो प्रकार की होती है, एक तो भौतिक गुण और एक क्या? रासायनिक गुण। एक फिजिकल प्रॉपर्टी, एक केमिकल प्रॉपर्टी। तथा साथ साथ एक चीज और भी यहाँ पे करते हैं, उन पदार्थ के परिवर्तन का भी, चेंजेस का भी अध्ययन करते हैं। उन पदार्थ के चेंजेस का भी अध्ययन करते हैं। कुछ चेंज क्या होते हैं? फिजिकल चेंज के अंतर्गत आते हैं, और कुछ चेंज क्या होते हैं? केमिकल चेंज के अंतर्गत आते हैं। सब हम पढ़ेंगे भी, बेसिक कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे। फिजिकल चेंज क्या है और केमिकल चेंज क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या है। तो ठीक है, तो यहाँ पे केमिस्ट्री को हमने डिफाइन कर दिया, द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच डील्स विद द स्टडी ऑफ structure, compositions and property of the substance called as chemistry। ठीक है, तो ये केमिस्ट्री की परिभाषा हो गई कि मेन चीज क्या, जिसके अंतर्गत हम स्ट्रक्चर, कंपोजिशंस एंड प्रॉपर्टी का डिस्कस करते हैं, वही ब्रांच ऑफ साइंस क्या कहलाती है?
केमिस्ट्री कहलाती है। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं केमिस्ट्री की ब्रांच कौन कौन सी है। ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, रसायन की शाखा। ठीक है, क्या है? रसायन की शाखा। रसायन की शाखा कितनी है? तो देयर आर सो मेनी टाइप ऑफ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की ढेर सारी शाखाएं हैं और उन ढेर सारी शाखाओं में 3 ब्रांच जो है केमिस्ट्री के वो काफी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, वैसे मेन ब्रांच और सब ब्रांच केमिस्ट्री के कुछ मेन ब्रांच होते हैं, केमिस्ट्री कुछ सब ब्रांच होते हैं। तो आइए देखते हैं केमिस्ट्री के जो ब्रांच हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री, तो देयर आर सो मेनी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। फर्स्ट हम बात करते हैं, चलो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। किसकी? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, चलिए ये क्या है ये बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, यहाँ बात कर लेते हैं फिजिकल केमिस्ट्री की। फिजिकल केमिस्ट्री और भी ब्रांच होते हैं केमिस्ट्री की। मान लीजिए ये एनालिटिकल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, और मानते हैं क्या बायोलॉजिकल केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। तो इस प्रकार से एक और केमिस्ट्री मान लेते हैं यहाँ पे एग्रीकल्चर केमिस्ट्री। एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री। ठीक है, तो ध्यान देंगे आप, मैं एक केमिस्ट्री के बारे में डिस्कस करूंगा। केमिस्ट्री को तुमने डिफाइन कर दिया। केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील टू द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, कंपोजिशंस एंड द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस कॉल्ड एज केमिस्ट्री, यानी कि रसायन के विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पदार्थों के संरचना, संगठन व उसके गुणों का अध्ययन करते हैं, केमिस्ट्री कहलाता है। ठीक है, और केमिस्ट्री की ढेर सारी शाखाएं हैं, जैसे मैंने पहला बता दिया इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और क्या फिजिकल केमिस्ट्री। ये जो मैंने बताया है इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री, ये केमिस्ट्री की मेन ब्रांच होती हैं। और सब ब्रांच कैसे? इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री सब ब्रांच है, बायोकेमिस्ट्री है, एनालिटिकल केमिस्ट्री है और एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, ये भी केमिस्ट्री की सब ब्रांच हैं, उप शाखाएं हैं। लेकिन इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री ये केमिस्ट्री की मेन ब्रांच होती है। ठीक है, तो हम एक एक ब्रांच के बारे में आपको बताते हैं कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, फिजिकल केमिस्ट्री क्या है। तो आइए हम सबसे पहला पॉइंट आते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है? अब देखिए, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वह शाखा होती है, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत हम कार्बन के यौगिकों को छोड़कर
कार्बन के यौगिकों को छोड़कर और सभी यौगिकों का अध्ययन करते हैं वो क्या कहलाती है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच डील विद द स्टडी ऑफ एक्सेप्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, एक्सेप्ट कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड इज कॉल्ड एज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अकार्बनिक रसायन की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत हम कार्बन युक्त यौगिक को छोड़कर बाकी और सभी यौगिक का अध्ययन करते हैं, जिसके अंतर्गत तत्व, मेटल, नॉन मेटल ये सब आते हैं, कंपाउंड आते हैं, वो क्या कहलाते हैं? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाते हैं। ठीक है, अब देखिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिस्कस किसका करते हैं? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं मेटल का, मेटल, नॉन मेटल, एलवाई, साल्ट, इस प्रकार से एसिड, बेस आदि का हम डिस्कस करते हैं। किसके अंतर्गत? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत मेटल, नॉन मेटल, एलवाई, सॉल्ट, एसिड, बेस आदि का स्टडी करते हैं, वो केमिस्ट्री की शाखा क्या कहलाती है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाती है। बस इसमें क्या है? इनऑर्गेनिक का मतलब क्या? कि ऐसे यौगिक जिसमें कार्बन ना हो, ऐसे यौगिक जिसमें कार्बन ना हो उसी का स्टडी हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम ये पहला पॉइंट हमारा हो गया। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ठीक है, अब यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हिंदी होती है कार्बनिक रसायन। क्या होता है? कार्बनिक रसायन। तो कार्बनिक रसायन को कैसे डिफाइन करेंगे? तो कार्बनिक रसायन भी केमिस्ट्री की एक ब्रांच है, तुम ये कह सकते हैं कि रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन करते हैं वो क्या कहलाता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाता है। इसका मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इट इज आल्सो द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच डील विद द स्टडी ऑफ ओनली ऑर्गेनिक कंपाउंड कॉल्ड एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये क्लियर हो गया? देखो नाम से ही स्पष्ट है, ये अकार्बनिक है। ये क्या है? कार्बनिक। अकार्बनिक का मतलब इसमें कार्बन नहीं होंगे, और कार्बनिक मतलब वह यौगिक जो यौगिक कार्बन से मिलकर के बने होते हैं या उस यौगिक में कार्बन की प्रतिशत मात्रा अधिक होती है वो क्या कहलाते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें मुख्य रूप से किसका डिस्कस करना है, किसका स्टडी करना है? केवल कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। वी discuss only and only carbon containing compound under organic chemistry. Okay, तो एक बार और मैं आपको बता दूं, organic chemistry it is the branch of chemistry in which deal with the study of only and only organic compound called as organic chemistry। रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम कार्बनिक यौगिक का अध्ययन करते हैं वो क्या कहलाता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाता है। ठीक है, अब चलिए जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम मानते हैं कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं, कार्बोहाइड्रेट C12 S22 O11 ये सुक्रोज है, C2H5 OH है, इसका डिस्कशन करते हैं। और जो भी कंपाउंड्स हैं जिसमें कार्बन होते हैं उस कंपाउंड का ही डिस्कस करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है, चलिए तीसरा हम आते हैं क्या? फिजिकल केमिस्ट्री। तो फिजिकल केमिस्ट्री भी केमिस्ट्री एक ब्रांच है। फिजिकल केमिस्ट्री भी केमिस्ट्री की एक ब्रांच है। तो इस ब्रांच में क्या होता है, कैसे डिफाइन करेंगे? तो फिजिकल केमिस्ट्री रसायन विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत हम रासायनिक अभिक्रियाओं के मैकेनिज्म्स का, उनके क्रिया विधियों का, कि रासायनिक अभिक्रिया कैसे होती है, कितने स्टेप में होती है, तो इन सभी चीजों का अध्ययन हम फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत करते हैं। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं फिजिकल केमिस्ट्री इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच डील विद द स्टडी ऑफ मैकेनिज्म्स ऑफ रिएक्शंस इज कॉल्ड एज फिजिकल केमिस्ट्री। ओके, तो फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत क्या क्या आता है, क्या क्या डिस्कशन करते हैं? जैसे मान लीजिए कोलाइडल सॉल्यूशंस आता है, कोलाइडल सॉल्यूशंस की बात करते हैं।
इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करते हैं, ठीक है। और फिर थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं, थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं, लाइट का डिस्कशन करते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत आने वाले टॉपिक्स हैं जिसका हम स्टडी करते हैं। तो फिजिकल केमिस्ट्री क्या मुख्य रूप से यहाँ पे क्या बताया जाता है कि रासायनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि किस प्रकार से रिएक्शंस करते हैं, कितने स्टेप में होता है, रिएक्शन पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है, रिएक्शन फास्ट है कि रिएक्शन स्लो है, रिएक्शन फास्ट होगा कि रिएक्शन स्लो होगा, ये सारी चीजों का डिस्कशन फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत करते हैं। तो इस प्रकार से केमिस्ट्री की 3 मेजर ब्रांच है, 3 मेन ब्रांच है, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और क्या फिजिकल केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत हम कार्बन की यौगिक को छोड़कर जितने भी यौगिक हैं उसका डिस्कस करते हैं, मेटल, नॉन मेटल, एल्काइल, सॉल्ट, एसिड, बेस का। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत हम जितने भी कार्बनिक यौगिक हैं, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उसका स्टडी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत करते हैं। कार्बोहाइड्रेट, एथिल अल्कोहल, सुक्रोज, प्रोटीन, फैट जो भी है वो क्या है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत डिस्कस करते हैं। चलिए मैंने बताया फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत हम क्या करते हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधियों का स्टडी करते हैं, मैकेनिज्म का स्टडी करते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री क्या होता है, ठीक है। चलिए अब आते हैं एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का। एग्रीकल्चर केमिस्ट्री किसे कहते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर केमिस्ट्री भी क्या केमिस्ट्री का ब्रांच है, तो कह सकते हैं रसायन विज्ञान की वैशाखा। मैं इसको बता रहा हूँ एग्रीकल्चर केमिस्ट्री को, रसायन विज्ञान की वैशाखा जिसके अंतर्गत हम कृषि संबंधी वस्तुओं का अध्ययन करते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाता है एग्रीकल्चर केमिस्ट्री कहलाता है। रसायन विज्ञान की वैशाखा जो किससे संबंधित होती है, कृषि संबंधी वस्तुओं से संबंधित होती है, वो क्या होता है क्या एग्रीकल्चर केमिस्ट्री। एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में क्या होता है, जैसे मान लीजिए सीड का रिसर्च करना है, क्या करना है सीड का रिसर्च, ठीक है, सीड का रिसर्च करना है, हाइब्रिडाइजेशन कराना है, हाइब्रिडाइजेशन कराना है, तो ये सारी प्रोसेस जिसके अंतर्गत आती हैं एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के अंतर्गत आती हैं। तो एग्रीकल्चर केमिस्ट्री की वैशाखा होती है जिसके अंतर्गत हम कृषि संबंधी वस्तुओं का अध्ययन करते हैं, वो क्या कहलाता है एग्रीकल्चर केमिस्ट्री कहलाता है, ठीक है। अब बात करते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या होती है, एनालिसिस विश्लेषण रसायन जिसे कहते हैं। विश्लेषण रसायन क्या है, तो विश्लेषण रसायन भी केमिस्ट्री की एक ऐसी शाखा होती है जिसके अंतर्गत हम पदार्थ की पहचान करते हैं, ठीक है, और पदार्थ की मात्रा का निर्धारण करते हैं। 2 काम करते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री में। विश्लेषण रसायन में क्या करते हैं, कोई हमारे पास सब्सटेंस है तो उस सब्सटेंस में कौन कौन से तत्व हैं उसकी पहचान करते हैं, और साथ ही साथ उस सब्सटेंस में किस तत्व कितने परसेंट में प्रेजेंट है, ये एलिमेंट कितने परसेंट में प्रेजेंट है, तो इस सब चीजों का डिस्कशन किसमें करते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री में करते हैं, ठीक है। तो मैं एक बार और डिफाइन करता हूँ, एनालिटिकल केमिस्ट्री रसायन विज्ञान की वैशाखा होती है जिसके अंतर्गत हम तत्व की पहचान व उसका निर्धारण करते हैं। तो ऐसी रसायन की शाखा क्या कहलाती है एनालिटिकल केमिस्ट्री कहलाती है। चलिए मैं यहाँ पे कुछ और आगे बढ़ाता हूँ। एनालिटिकल केमिस्ट्री को 2 भाग में डिवाइड कर सकता है, मतलब इसमें जो फंक्शंस है उसके फंक्शन को 2 भाग में डिवाइड करते हैं। एक तो होता है एनालिसिस, क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस यानी गुणात्मक विश्लेषण। क्या गुणात्मक विश्लेषण, गुणात्मक विश्लेषण। और एक होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस यानी कि मात्रात्मक विश्लेषण, मात्रात्मक
मात्रात्मक विश्लेषण। ठीक है, मैंने भी आपको बताया कि एनालिटिकल केमिस्ट्री में क्या करना है। एनालिटिकल केमिस्ट्री में दो काम करने हैं, एक तो तत्व की पहचान करना और दूसरा तत्व का निर्धारण करना। ठीक है, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम तत्व की पहचान करते हैं तथा साथ साथ उसका निर्धारण करते हैं, तो ऐसे विज्ञान की शाखा को हम एनालिटिकल केमिस्ट्री कहते हैं। एनालिटिकल केमिस्ट्री में दो टाइप के एनालिसिस करते हैं हम। एक एनालिसिस करते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं और दूसरा एनालिसिस हमारा होता है मात्रात्मक एनालिसिस यानी कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस कहलाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो है क्वालिटेटिव एनालिसिस और क्वांटिटेटिव एनालिसिस में क्या होता है, देखो इसके नाम में क्वालिटी का एनालिसिस और यहाँ पे क्या क्वांटिटी का एनालिसिस। हमारे पास कोई सब्सटेंस है, हमें कहें ये सब्सटेंस, जैसे हमें कहें कि हमारे पास कोई सब्सटेंस है तो उस सब्सटेंस की मात्रा कितना है, तुम बताते हैं ना इसकी मात्रा इतनी है। ठीक है, तो वो क्या हो गया क्वांटिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव हो गया। और हम ये कहें इस पदार्थ की प्रॉपर्टी क्या है, इस पदार्थ का गुण क्या है, तो क्या कहते हैं उसे क्वालिटी कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से एनालिसिस में दो टाइप के एनालिसिस होते हैं, एक तो गुणात्मक विश्लेषण, एक मात्रात्मक विश्लेषण। इसका मतलब क्वालिटेटिव एनालिसिस और दूसरा क्या है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अब देखें गुणात्मक एनालिसिस में क्या करते हैं हम, गुणात्मक एनालिसिस में करते हैं कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस इस प्रकार का एनालिसिस होता है जो हमें बताता है कि दिए गए कंपाउंड्स में, दिए गए मिक्सचर में कौन एसिडिक रेडिकल्स है और कौन बेसिक रेडिकल्स है। यदि हम किसी भी मिक्सचर का डिटरमिनेशंस करते हैं, उसमें एसिडिक रेडिकल और बेसिक रेडिकल डिटरमिनेशंस करते हैं, तो दो रेडिकल्स होते हैं, एक तो एसिडिक रेडिकल, एक एसिडिक होता है और क्या होता है एक बेसिक होती है। जितने भी एसिडिक रेडिकल्स होते हैं उनके ऊपर नेगेटिव साइन, जो बेसिक होते हैं उनके ऊपर क्या होता है पॉजिटिव साइन। तो एसिडिक रेडिकल और बेसिक रेडिकल का जो आइडेंटिफिकेशन करना होता है वो किस एनालिसिस के थ्रू, क्वालिटेटिव एनालिसिस के थ्रू हम उस मिक्सचर में एसिडिक रेडिकल और बेसिक रेडिकल का एनालिसिस करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे क्वांटिटेटिव एनालिसिस का, मात्रात्मक एनालिसिस। तो मात्रात्मक एनालिसिस क्वांटिटेटिव एनालिसिस को दो भाग में बांट दिया जाता है, दो भाग में बांट दिया जाता है। एक तो होता है ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, एक होता है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस और क्या वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। अब ये ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस क्या है और वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस क्या है, तो ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में हम किसी पदार्थ की ग्राम में मात्रा को रिपोर्ट करते हैं, यानी एक ऐसा एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस का वह पोर्शन जो किसी सब्सटेंस के ग्राम में मात्रा को रिपोर्ट करता है, तो ऐसा एनालिसिस कहलाता है ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस कहलाता है। और जो एनालिसिस, जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस पदार्थ के आयतन को निर्धारित करता है, क्या करता है आयतन को, वॉल्यूम को डिटरमाइन करता है, वो क्या कहलाता है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस कहलाता है। तो इस प्रकार से एनालिटिकल केमिस्ट्री की बहुत इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री की ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम पदार्थ की मात्रा और पदार्थ की पहचान करते हैं, एनालिटिकल केमिस्ट्री कहलाता है। इस टाइप के एनालिसिस दो टाइप के होते हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव के अंतर्गत हम किसी मिक्सचर्स में हम एसिडिक रेडिकल्स और बेसिक रेडिकल का आइडेंटिफिकेशन करते हैं, और क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम सब्सटेंस के अमाउंट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके अमाउंट्स जो होते हैं दो भाग में होते हैं, दो प्रकार से होते हैं, एक ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस और वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। हम लोग प्रैक्टिकल में क्या करते हैं, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस भी करते हैं, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस भी करते हैं और क्वालिटेटिव एनालिसिस भी करते हैं। इसके अंतर्गत हम
एसिडिक रेडिकल और बेसिक रेडिकल की पहचान करते हैं, और क्वांटिटेटिव एनालिसिस के अंतर्गत हम वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस करते हैं, इसकी कॉन्सेंट्रेशन से निकालते हैं सॉल्यूशंस की, जो कि ग्राम पर लीटर में भी होता है, नॉर्मलिटी में भी होता है, मोलरिटी में होता है। तो इस प्रकार के एनालिसिस को हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस कहते हैं। ये क्लियर हो गया। चलिए अब बात करते हैं बायोकेमिस्ट्री की। तो बायो मीन्स क्या होता है? जीव। ठीक है, तो जो भी जीव है, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, क्योंकि बायो प्लांट भी होते हैं और एनिमल भी होते हैं, दोनों जीव हैं। ठीक है, तो बायोकेमिस्ट्री में क्या करना होता है? जीवधारियों के अंदर जो होने वाली जो रिएक्शंस होती है उससे कहते हैं कि बायोकेमिकल रिएक्शंस कहते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शंस कहते हैं। तो बायोकेमिस्ट्री में क्या होता है? बायोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत जीव शरीर में होने वाले परिवर्तनों का, जीव शरीर में होने वाले अभिक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। तो ऐसी केमिस्ट्री की शाखा क्या कहलाती है? बायोकेमिस्ट्री कहलाती है। समझ गए होंगे आप? बायोकेमिस्ट्री क्या है? बायोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत जीवों के अंदर होने वाली अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। ऐसी केमिस्ट्री क्या कहलाती है? बायोकेमिस्ट्री कहलाती है। बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत जैसे हम बात कर लें डाइजेशन, क्या है? डाइजेशन से, एक्सक्रीशन है, रेस्पायरेशन से, ये सारी घटनाएं कहाँ होती है? ये सारी की सारी घटनाएं जीव शरीर के अंदर होती हैं, लिविंग बींग्स में होती हैं, चाहे वो लिविंग बींग्स प्लांट के अंतर्गत हो, चाहे लिविंग बींग्स एनिमल के अंतर्गत हो। प्लांट है चाहे एनिमल है, वो डाइजेशन करेगा, न्यूट्रिशंस करेंगे, एक्सक्रीशंस करेंगे, रिस्पायरेशंस करेंगे। तो हमारे बॉडी के अंदर भी बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस हमेशा ऑपरेट होती रहती है। तो इसे कहते हैं क्या? बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। ओके, चलिए अब आते हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री क्या होता है? तो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री भी केमिस्ट्री एक शाखा है, एक सब ब्रांच है केमिस्ट्री का। तो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में करना क्या होता है? ये किस लिए स्टैंड करती है ये केमिस्ट्री? तो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहती है कि मैं भी केमिस्ट्री एक ऐसी शाखा हूँ जिसके अंतर्गत किसी उत्पाद किसी प्रोडक्ट के निर्माण में अधिक मात्रा में प्राप्त करने के लिए हमें अध्ययन किया जाता है। उसे कहते हैं क्या? इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहते हैं। यानी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत उत्पाद के अधिक से अधिक निर्माण में प्रयोग किया जाता है, उसका अध्ययन किया जाता है। ऐसे केमिस्ट्री की शाखा इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहलाती है। इंडस्ट्रीज में क्या क्या बनाते हैं? इसमें मान लीजिए मेडिसिन है, क्या बनाते हैं? मेडिसिन बनाते हैं, पेपर बनाते हैं, ग्लास बनाते हैं, बहुत सारी वस्तुएं बनाते हैं, बहुत सारी वस्तुएं इंडस्ट्री में बड़े पैमाने पे बनती है। तो जिस केमिस्ट्री की सहायता से हम इंडस्ट्रीज में मेडिसिन, पेपर, ग्लास, कुछ पेय पदार्थ जो भी बनाना होता है, उन सभी का स्टडी हम किसके अंतर्गत करते हैं? इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंतर्गत करते हैं। तो इस प्रकार से ये केमिस्ट्री की ब्रांच कौन कौन सी है, उसका डिफिनेशन क्या है, उनका यूज कहाँ पे है, किस क्षेत्र में उसका यूज है। तो ये सब सारी चीजें हैं, इनको जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये सब भी सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखिए, फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री है, बेसिक नॉलेज मिलता है यहाँ से आपको। और जिस बच्चे को बेसिक नॉलेज नहीं होगा उसकी केमिस्ट्री हमेशा और हमेशा वीक हो जाएगी। इसलिए स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री को बहुत ही ईमानदारी के साथ डील कीजिएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री है। तो आप इसको नोट कर लें, केमिस्ट्री, और ये 1, 2, 3 मेन ब्रांच, एग्रीकल्चर, एनालिटिकल्स, बायोकेमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, ये सब के सब ब्रांच है। ठीक है, आप इसको कॉपी कर लीजिए। या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं।
चलिएगा, ठीक है, और साफ साफ नोट्स बनाइए ताकि आप जब भी उसे पढ़ें आपको समझ में आए और आपको तुरंत याद भी हो जाए। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं यूनिवर्स का। किसका? यूनिवर्स का, अर्थात ब्रह्मांड का। यूनिवर्स की कंपोजिशन क्या है, ब्रह्मांड का संगठन क्या है? कंपोजिशन ऑफ यूनिवर्स, कंपोजिशन ऑफ यूनिवर्स, ब्रह्मांड का संगठन, ब्रह्मांड का संगठन। देखिए ब्रह्मांड किससे बना है, ब्रह्मांड का संगठन क्या है, ठीक है। तो ब्रह्मांड का संगठन दो फैक्टर से हुआ है, ठीक है। यूनिवर्स कंपोज्ड, हम कह सकते हैं यूनिवर्स कंपोज्ड मेनली टू फैक्टर। कंपोज दो फैक्टर, सॉरी यूनिवर्स दो फैक्टर से मिलकर के बना हुआ है। किससे बना है देखते हैं आपने, यूनिवर्स मेनली कंपोज विद द हेल्प ऑफ टू फैक्टर। ब्रह्मांड मुख्य रूप से दो फैक्टर से मिलकर के बना हुआ है। एक तो होता है एनर्जी, एक क्या होता है, एनर्जी होता है, और दूसरा क्या होता है, मैटर। एक एनर्जी और एक क्या, मैटर। ध्यान दें, हमारा ये पूरा ब्रह्मांड है, ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड दो ही फैक्टर से मिलकर के बना है। उन दो फैक्टर में पहला क्या है, एनर्जी, और दूसरा क्या है, मैटर, ठीक है। तो एनर्जी और प्लस मैटर मिलके क्या बनते हैं, ब्रह्मांड का निर्माण करता है, ठीक है। तो आइए हम बात करते हैं एनर्जी का, कि एनर्जी किसे कहते हैं। तो आप अच्छे प्रकार से जानते हो कि एनर्जी क्या होती है, किसी वस्तु के काम करने की जो क्षमता होती है वो क्या कहलाती है, एनर्जी कहलाती है। तो हम कह सकते हैं एनर्जी इज द कैपेसिटी, एनर्जी द कैपेसिटी टू डू वर्क। एनर्जी क्या होती है, एनर्जी द कैपेसिटी टू डू वर्क, यानी कि किसी वस्तु के काम करने की जो क्षमता होती है वो क्या होती है, एनर्जी कहलाती है। क्योंकि यदि एनर्जी नहीं होगी, अगर एनर्जी नहीं है तो उस वस्तु में काम करने की क्षमता नहीं, वो वस्तु काम नहीं कर पाएगी। किसी भी काम को करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, एनर्जी की आवश्यकता होती है। अब देखिए, जैसे हमारे पास जो एनर्जी है, प्रकाश की ऊर्जा है, केमिकल एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, ठीक है। एनर्जी के कई रूप हो सकते हैं, लाइट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, बहुत सारी एनर्जी होती है। एनर्जी को एक रूप से दूसरे रूप में बदला गया, ठीक है। और फिर दूसरी बात यह है कि एनर्जी को आप, एनर्जी जो है, एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। एनर्जी काम करने की क्या होती है, कैपेसिटी होती है, ठीक है। तो एनर्जी हो गया। अब बात करते हैं मैटर का, बात करते हैं क्या, मैटर क्या है। तो मैं जानते हैं कि मैटर क्या होता है, वह वस्तु, मैटर सब कुछ हो सकता है जो वस्तु स्थान को घेरे और जिसके पास द्रव्यमान हो, वही क्या है, वही क्या है, मैटर है, वही क्या है, द्रव्य है, ठीक है। जिस वस्तु के पास अपना खुद का द्रव्यमान हो और वह स्थान को घेरती हो, वही क्या कहलाता है, मैटर कहलाता है। कह सकते हैं मैटर इज एनीथिंग, मैटर इज एनीथिंग, मैटर इज एनीथिंग दैट has, matter is anything that has mass, and occupy space. Matter is anything that has mass
and occupied space is called as what? Is called as matter. तो मैटर वह सभी वस्तु होती हैं जिसके पास द्रव्यमान हो और वो क्या करे, स्पेस को ऑक्युपाई करे, स्थान को घेरे, वही क्या कहलाते हैं, वही मैटर कहलाते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास क्या है, मार्कर है, ये भी क्या है, द्रव्य है, क्योंकि इसका अपना मास है, ये स्थान घेरता है। ठीक है, ये व्हाइट बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड क्या है, मैटर है, क्योंकि ये स्थान को घेरता है, इसका खुद का द्रव्यमान है। तो टेबल, चेयर, पेन, मोबाइल, बैग्स, जो भी हमारे आमने सामने जो भी वस्तु को दिखते हैं वो सब क्या है, द्रव्य है। ठीक है, द्रव्य की विशेषता क्या है, मैटर की विशेषता यह है कि वो स्थान को घेरे, उसका खुद का द्रव्यमान हो, तो वही क्या है, मैटर। ठीक है, तो इतना कॉपी कीजिए, फिर मैं आगे चलता हूँ आपको लेकर के मैटर। मैटर यानी कि द्रव्य। मैं एक बार और डेफिनेशन लिख देता हूं यहाँ पे, मैटर इज एनीथिंग, मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड occupy space called as matter, called as matter। ठीक है, called as matter, matter is anything that has mass and occupy space called as matter। matter में सभी वस्तु होती हैं, सब कुछ होती है जिसके पास क्या हो, मास हो, जिसके पास मास हो और वह स्थान को ऑक्युपाई करे, स्थान को घेरे, वही क्या कहलाते हैं, मैटर। अब बात करते हैं मैटर के क्लासिफिकेशंस का। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। देखिए, मैटर को हम दो भागों में, द्रव्य को दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, दो भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं, यानी द्रव्य का वर्गीकरण, हिंदी की द्रव्य का वर्गीकरण। तो द्रव्य को दो भागों में डिवाइड कर दिया गया है, द्रव्य को दो भाग में डिवाइड कर दिया गया। एक तो फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, और दूसरा क्लासिफिकेशन हुआ है केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। एक तो फिजिकल क्लासिफिकेशन मैटर का और दूसरा क्या है, केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं मैटर का फिजिकल क्लासिफिकेशन क्या है। तो आपको अच्छे प्रकार से पता है द्रव्य का जो फिजिकल क्लासिफिकेशन है, तो हम ये कह सकते हैं पदार्थ के भौतिक अवस्था के आधार पर, पदार्थ के भौतिक अवस्था के आधार पर बेसिस ऑफ क्या, फिजिकल स्टेट, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, on the basis of physical state, on the basis of physical state means भौतिक अवस्था के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर द्रव्य को, मैटर को तीन भाग में डिवाइड कर दिया गया। अच्छी प्रकार से आपको जानते होंगे द्रव्य की तीन भौतिक अवस्था होती है। एक होता है क्या, सॉलिड, एक होता है सॉलिड, लिक्विड और क्या, गैस। तो द्रव्य की ये तीन अवस्था होती है,
भौतिक अवस्था के आधार पर द्रव को 3 भागों में बांट दिया गया, सॉलिड, लिक्विड और क्या, गैस। तो चलिए बात करते हैं सॉलिड किसे कहते हैं। तो सॉलिड भी मैटर का भाग है, लिक्विड भी मैटर का भाग है, गैस भी क्या है, मैटर का भाग है। तो सॉलिड को कैसे डिफाइन करेंगे, तो हम ये कह सकते हैं, ऐसा द्रव्य, सॉलिड क्या होता है, ऐसा द्रव्य जिसका आकार और आयतन दोनों ही क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। हम बात कर रहे हैं अब सॉलिड का आकार, सॉलिड का आकार और आयतन। सॉलिड का आकार और आयतन दोनों क्या हो, दोनों ही कंफर्म हो, आकार भी कंफर्म हो, क्लियर हो, निश्चित हो, और उसका आयतन भी क्या हो, निश्चित हो। यानी कि ऐसे द्रव्य जिसका आकार और आयतन दोनों ही निश्चित होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, सॉलिड कहलाते हैं। अब ये सोचने वाली बात ये है कि सॉलिड का आकार और आयतन दोनों निश्चित कैसे होते हैं। तो कोई भी मैटर हुआ, कोई भी द्रव्य हुआ, वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से बने होते हैं। अब ये इस बात पे डिपेंड करता है कि उस द्रव में उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की व्यवस्था कैसी है, वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल किस प्रकार से व्यवस्थित है, या उसके जो घटक जो पार्टिकल्स हैं वो पास पास में हैं कि दूर दूर हैं कि बिल्कुल दूर हैं। तो जिस भी मैटर का उसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल बहुत ही पास पास अगर एडजस्ट होगा तो उसका आकार और आयतन दोनों क्या होंगे, निश्चित होंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये स्पेस है, एक पार्टिकल यहाँ है, एक पार्टिकल यहाँ है, एक पार्टिकल यहाँ है। सॉलिड में इस प्रकार से पार्टिकल की व्यवस्था होती है, बिल्कुल पार्टिकल बहुत ही पास पास में होते हैं। तो अगर पार्टिकल बहुत पास पास में होंगे, ठीक है, तो उसका आकार और आयतन दोनों ही निश्चित होगा। चलिए बात करते हैं लिक्विड की, यानी ऐसा मैटर जिसका आकार और क्या, आयतन, ठीक है, आकार निश्चित ना हो, आकार लिक्विड का क्या, आकार अनिश्चित हो, आकार क्या हो, अनिश्चित, और आयतन क्या हो, निश्चित हो, ठीक है। लिक्विड क्या है, यानी लिक्विड ऐसे द्रव्य होते हैं जिसका आकार अनिश्चित होता है और आयतन क्या होता है, आयतन निश्चित होता है। तो ऐसे मैटर क्या कहलाते हैं, ऐसे मैटर लिक्विड कहलाते हैं। जैसे हमने कहा लिक्विड को इसका आकार अनिश्चित है, आकार इसका शेप जो है निश्चित नहीं है, लेकिन आयतन निश्चित है, ठीक है। तो अगर हम लिक्विड की बात करें कि हमारे पास 1 लीटर वाटर है, तो 1 लीटर तो क्या हो गया, फिक्स हो गया। तो अब उस 1 लीटर के वाटर को आप जिस भी आकृति के पात्र में डालेंगे तो वो वाटर उस आकृति को ग्रहण कर लेगा, ठीक है। तो इसलिए ये कहते हैं कि लिक्विड का आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है, और आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। तो हम कह सकते हैं लिक्विड ऐसे मैटर होते हैं जिसका आकार अनिश्चित और आयतन क्या होता है, निश्चित होते हैं। लेकिन लिक्विड के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, जो कण हैं, उन कण की दूरी सॉलिड की अपेक्षा क्या होती है, दूर दूर होती है। अब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल सॉलिड के कितने पास हैं, तो लिक्विड के इनके जो पार्टिकल्स होंगे वो क्या होगा, सॉलिड की अपेक्षा दूर दूर व्यवस्थित होंगे, इस प्रकार से। तो दूर दूर व्यवस्थित होने की वजह से इनके पास बहने का एक गुण होता है, प्रवाह का गुण होता है, ठीक है। तो ऐसे मैटर क्या कहलाते हैं, लिक्विड कहलाते हैं। चलिए हम तीसरे मैटर की बात करते हैं। तीसरे मैटर क्या है, गैस है। तो गैस के बारे में कह सकते हैं कि गैस ऐसे द्रव्य होते हैं, ऐसे घटक मैटर के अंदर जो गैस है, गैस क्या है, ऐसे द्रव्य जिसका आकार और आयतन दोनों ही क्या हो, अनिश्चित हो। यानी गैस का जो आकार है, गैस का आकार और आयतन, शेप एंड वॉल्यूम दोनों क्या होंगे, दोनों ही अनिश्चित होंगे। क्यों दोनों ही अनिश्चित होंगे, इसलिए अनिश्चित होंगे क्योंकि गैस के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं वो ठोस और द्रव की अपेक्षा काफी
दूर दूर होते हैं। एक पार्टिकल्स यहाँ पे है, एक पार्टिकल्स यहाँ पे है, एक पार्टिकल्स यहाँ पे है। दो पार्टिकल के बीच की दूरी काफी दूर दूर होती है। दूर दूर होने की वजह से उन पार्टिकल के बीच में लगने वाला जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है। और इसी वजह से गैस का आकार और आयतन दोनों ही क्या होते हैं, इनडेफिनिट होते हैं, अनिश्चित होते हैं। तो इस प्रकार से मैटर का ये क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, भौतिक अवस्था के आधार पर मैटर को 3 भाग में क्लासिफाई किया गया, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, सॉलिड में आकार और आयतन दोनों ही डिफिनिट होते हैं। गैस में आकार और आयतन, शेप एंड वॉल्यूम दोनों ही अनिश्चित होता है। और यहाँ पे लिक्विड में इसका आकार और आयतन, आकार अनिश्चित होता है, आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन डिपेंड करता है भौतिक अवस्था के आधार पर। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, यानी कि द्रव का रासायनिक वर्गीकरण क्या है। तो द्रव का रासायनिक वर्गीकरण, द्रव का रासायनिक वर्गीकरण, इसमें द्रव के रासायनिक वर्गीकरण की द्रव का रासायनिक वर्गीकरण क्या है, इसको हम 3 भाग में बांटते हैं। एक तो भाग को बांटते हैं एलिमेंट में, एलिमेंट। दूसरा क्या है, कंपाउंड, कंपाउंड। और तीसरा क्या है, मिक्सचर। तीसरा क्या है, मिक्सचर। तो ये मैटर का केमिकल क्लासिफिकेशन से इसको 3 भाग में डिवाइड कर दिया गया, एलिमेंट में, कंपाउंड और मिक्सचर। ठीक है, फिर एलिमेंट को भी कई भाग में बांट दिया गया, मेटल में, नॉन मेटल में, एलॉय में। ठीक है, मेटलॉइड में बांट दिया गया। और फिर यहाँ पे कंपाउंड को 2 भाग में बांट देते हैं हम, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड। और मिक्सचर को 2 भाग में बांट देते हैं, एक ऑर्गेनिक, सॉरी, एक हेटेरोजेनियस मिक्सचर और एक क्या, होमोजेनियस मिक्सचर। इसको डिवाइड, तो इस प्रकार से ये क्या होगा, मैटर का केमिकल क्लासिफिकेशन हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको अपना कॉपी कीजिए, यहाँ तक मैं आपको बता चुका हूँ। और केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक जहाँ तक मैंने आपको बताया है वहाँ तक आप इसको नोट करें, कॉपी पे नोट करें, बढ़िया से फेयर बनाएं। ठीक है, और जितने भी मैटर दिए जा रहे हैं आप उसको हमेशा लर्न करते रहें, पढ़ते रहें, सीखते रहें। ठीक है, फिर मैं आपको अगले वीडियो में केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के साथ मिलता हूँ। ठीक है, जिसमें हम पढ़ाएंगे एलिमेंट क्या है, एलिमेंट कितने भाग में डिवाइड किया गया, कंपाउंड क्या है, कंपाउंड कितने भाग में डिवाइड किया गया, मिक्सचर किसे कहते हैं, इसके कितने डिविजन्स होते हैं। ठीक है, तो मैं आज का वीडियो यहीं पे स्टॉप करता हूं और नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं आपको केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के साथ। थैंक यू।